वर्ल्ड कप 2026 के लिए एशिया ईएपी क्वालिफायर जो होने वाला है उससे रिलेटेड जो वार्म अप मैचेस होंगे उस टूर्नामेंट को शुरू होने से पहले उसका वीडियो कल हमने आपके सामने अपलोड किया था। अगर आपने देख लिया है तो बेहतर है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिए। वहां पर आपको पता चलेगा कि आपकी जो भी फेवरेट टीम है उसके जो वार्म अप मैचेस हैं एशिया ईएपी क्वालिफायर में वो कौन कौन सी डेट में है और किन टीमों के खिलाफ है। जाकर वीडियो चेकआउट करिए, पिछला वीडियो ही वो वीडियो है। उससे पहले हमने अब तक 4 क्वेश्चन के जवाब दे चुके हैं। आज डेट में अगर हम बात करें वो वीडियोस भी अपलोडेड है, जाकर प्लीज एक बार चेकआउट करिए। कहीं आप क्वेश्चन का आंसर हमने दे ना दिया हो पिछले वीडियो में, एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज और 3-4 क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने पिक किया है, उसके बाद फिर और भी वीडियोस जहां पर आएंगे आज से रिलेटेड। आज का जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है कार्लसन मैग, जाइए उनका हैंडल है कार्लसन मैग 7H45U, ये इनका हैंडल है कहीं ना कहीं। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि Nepal's current situation shows that performances within the playing 11 are often uneven, with only a few players delivering in each match while others struggle with consistency. How can the team reduce this imbalance, build possible to select or develop a playing 11 that maintains steady contribution across all department against West Indies in UAE condition? तो उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन पूछा है जो कि बहुत आम सा क्वेश्चन है, क्योंकि वो आम सी दिक्कत है नेपाल की टीम में। अगर हम बात करें पाया कि इनकंसिस्टेंसी जो है हमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, लगातार देखने को मिलती है। 2 मैचों में अच्छा किया, फिर उन प्लेयरों ने जिन्होंने 2 में अच्छा किया वो अगले 5 में अच्छा नहीं करते, फिर जिन्होंने 5 में अच्छा किया वो फिर उसके अगले 10 में अच्छा नहीं करते। वो इनकंसिस्टेंसी बनी रहती है टीम में। तो इसके लिए अब अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो काफी लैग करता है। तो क्या हम जी आए नहीं बिल्कुल, और उन्होंने साथ ही ये जोड़ा है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ वाले प्लेइंग 11 क्या हो सकती है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो ये सवाल थोड़ा अजीब भी है, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाली प्लेइंग 11 तो इसमें जरूर आप बोलिएगा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाले प्लेयर तो अभी है ही नहीं जो लगातार कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दे। बिल्कुल प्लेइंग 11 उससे बनाना ये बड़ी हैरानी की बात। बिल्कुल सही कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतनी जल्दी कोई कंसिस्टेंट प्लेइंग 11 तो आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ बना नहीं सकते। 10-11 दिनों टाइम जो है वो बहुत कम है, इसके लिए बहुत लंबा तैयारी होता है जिसके प्रोसेस के थ्रू टीम चलती है। और जहां तक बात है कंसिस्टेंट प्लेयर्स की प्लेइंग 11 बनाना, आप बताइए प्लेइंग 11 आप छोड़िए, आप मुझे 5 ऐसे प्लेयर बता दीजिए, 3 ऐसे प्लेयर बता दीजिए जो कंसिस्टेंसी से टीम के लिए परफॉर्मेंस करते हैं इंटरनेशनल स्टेज में। यहाँ पर हम इंटरनेशनल की बात करें क्योंकि वेस्ट इंडीज सीरीज इंटरनेशनल सीरीज है। आप मुझे 3 ऐसे प्लेयर बता दीजिए जिनका परफॉर्मेंस बड़ा कंसिस्टेंट रहा है, और सबसे बड़ी बात ऐसे 3 प्लेयर है ही नहीं। तो प्लेइंग 11 बनाने की तो बहुत दूर की बात है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का मतलब वो होता है कि आए लगातार वो टीम के लिए अच्छे या तो सेटिस्फैक्टरी नोट पर परफॉर्मेंस दे। आप कुशल गुर्जर को देखिए, एक लंबा टूर गया टॉप एंड का, तो फिर भी इंटरनेशनल नहीं था। टॉप एंड का इतना लंबा चौड़ा टूर गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस खेले, इतने लंबे 10 मैचों का टूर गया। आप उनका परफॉर्मेंस देखिए, क्या परफॉर्मेंस रहा उनका। उससे पहले किसी सीरीज में वो जमकर चले होंगे, लेकिन यहाँ फिर वो फ्लॉप हो गए। अब आसिफ का परफॉर्मेंस देखिए, इतना खराब रहा इस दौर में। रोहित पड़ाव का परफॉर्मेंस देखिए, इतना खराब रहा। T20 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, T20 में फिलहाल फोकस करिए। दीपेंद्र सिंह का परफॉर्मेंस देखिए, डिजास्टर रहा है। इस पूरे टॉप एंड जो गया उसमें उनका डिजास्टर परफॉर्मेंस रहा है। तो कंसिस्टेंसी तो कोई भी प्लेयर नहीं है। तो हम बार बार नेपाल के सारे फैंस को ही कहते हैं, सबको ये चैलेंज करते हैं कि आप हमें 3-4 नाम ऐसे गिना दीजिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर, चाहे वो T20 हो चाहे फिर ODI हो। नहीं हो पाए, हो ही नहीं पाएगा। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली हम बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप देखें बॉलिंग डिपार्टमेंट की अलग बात है, यहाँ पे अगर आप टॉप 7-8 बल्लेबाज ऑलराउंडर को मिला दे, परफॉर्मर टीम में नहीं है। तो आपको जो प्लेयर्स हैं उन्हीं के तहत एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कवर करना पड़ेगा और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उतरना पड़ेगा। और उम्मीद करनी पड़ेगी कि ये प्लेयर्स अपना 100% उससे दे ताकि परफॉर्मेंस निकले, इतनी परफॉर्मेंस तो निकल सके कि वेस्ट इंडीज टीम को मार दे सके। तो ये कहना कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की प्लेइंग 11 बनाई जा सके तो वो कैसी रहेगी। कंसिस्टेंट परफॉर्मर ही कहा है जो आप प्लेइंग 11 बनाएंगे। 11 लड़के नेपाल के कंसिस्टेंट परफॉर्मर ढूंढना ये तो इम्पॉसिबल है, आप ढूंढ ही नहीं सकते। इसका मतलब आप बहुत बाइस्ड या आपका जो दायरा है वो बहुत छोटा है, सोचने का जो मैार है वो बहुत छोटा है। आप शायद 20 के एवरेज वाले प्लेयर को सेटिस्फाई हो जाया करेंगे, तो आप शायद तो फिर प्लेइंग 11 प्लेइंग 15 बन जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसने इस मैच में 20 किया था, उसमें उन्होंने 30 किया, उसके बाद लगातार उन्होंने 15 किए। वह क्या कंसिस्टेंसी है। अगर आप ऐसे कंसिस्टेंसी मानते तो 15 के 25 प्लेयर निकल जाएंगे, लेकिन ये कंसिस्टेंसी नहीं। तो कंसिस्टेंट प्लेयर की टीम में कमी है, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को साथ लेकर कुछ और एक और एड ऑन कर एक अच्छी बैलेंस स्क्वाड बनाकर उम्मीद करनी पड़ेगी कि ये अपने स्पेसिफिक डे पर अच्छी परफॉर्मेंस दे ताकि वेस्ट इंडीज को नेपाल जो है वो मार दे सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रज्वल कुमार यादव
उनका क्वेश्चन है, डू यू थिंक संदीप एंड आदिल कुड बी इंक्लूडेड इन द नेपाल स्क्वाड फ्रॉम द अपकमिंग सीरीज? जो ये जो दो प्लेयर नेपाल एक ही साइड से गए थे आसाम टूर पे, एंड why batters are unable to show good intent instead of playing rash shots and throwing wicket? एंड क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो संदीप और आदिल के बारे में। जरूर, देखिए परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा था संदीप आदिल का वहां पर, और संदीप का तो खैर टॉप क्लास रहा था, सबसे बेहतरीन रहा, लाजवाब रहा, उनका स्ट्राइक रेट भी एवरेज भी तो जरूर है, और बिल्कुल आना चाहिए उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ या एशिया ये जो भी है। पहले तो खैर वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो उसकी सीरीज में जरूर बनता है उनका, जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस किया था वहां पर, तो एब्सोल्युटली है कि हाँ ये तो होने ही होने चाहिए। और आदिल आलम ने भी खासा अच्छा परफॉर्म किया था, ऐसा नहीं कि अटरली पुअर परफॉर्मेंस रहा था उनका, हमने एनालाइज भी रिव्यू किया था सब परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तो बहुत मिला जुला रहा था आदिल आलम का, काफी अच्छा रहा, और संदीप जोड़ा का तो बहुत ही लाजवाब रहा था। तो जरूर है कि अगर आएंगे तो कोई सरप्राइज नहीं है कि अरे क्यों आ गए, किस वजह से इनको ले लिया गया, ऐसा नहीं है। अच्छा परफॉर्मेंस किया था तो जरूर आना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसमें एक नाम और ऐड ऑन करूंगा, वो है बशीर अहमद। जी हाँ, बशीर अहमद ने जो कुवैत वाली सीरीज थी जहां पर हांगकांग में गई टीम, वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और ऑलराउंड वो शो करते हैं, उनकी स्पिन अच्छी खासी है। तो डेफिनेटली मैं बशीर अहमद को 100% चाहूंगा कि बशीर अहमद जो है वो इस स्क्वाड में जरूर हो जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम यहाँ पर उतरे। और ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तीनों के तीनों मैचेस में उनका इंक्लूजन भी हो, तो और कम से कम 2 में तो हो, 3 में नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन 2 पहले तो स्क्वाड में हो जाए, तो 2 में हो तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन बशीर अहमद को जरूर चाहूंगा कि उनको अब रिवॉर्ड मिलना चाहिए और टीम में वो जरूर यहाँ पर जुड़े। उन्हीं के बाद उनका आगे क्वेश्चन है, व्हाई बैटर्स आर अनेबल टू शो गुड इंटेंट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग रैश शॉट एंड थ्रो विकेट? देखिए ये तो आप सिर्फ प्लेयर से ही पूछ सकते हैं, प्लेयरों को ही समझना चाहिए। देखिए अफसोस तो होता है जब मैं और भी जब बात करते हैं, ये सोचते हैं कि कमाल है, नेपाल के किसी बल्लेबाज को मन नहीं करता एक लंबी इनिंग खेले, 90 मारे, 80 मारे, शतक मारे। बाकी टीमों के प्लेयर तो शतक पे शतक लगाते हैं, 80, 90, 95, 70 से ऊपर की बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते रहते हैं आए दिन। लेकिन नेपाल के प्लेयर्स में ऐसा लगता है कि 30-35 पे जाकर मुझे लगता है हो गया काफी यार, मेरा काम हो गया, मैं डगआउट चला। किसी को मन नहीं करता अंदर से आसिफ, कुशल, रोहित की बड़ी बड़ी इनिंग्स हम खेले, वो देखने को नहीं। आप देखिए सेंचुरीज कितनी कम है टीम की, 70s 80-20 की बात कर रहे, चलिए आप तो सेंचुरी जरूरत नहीं है, 70s 80s लंबी इनिंग पता नहीं देखने को ही नहीं मिलती। लंबी इनिंग्स किसी प्लेयर की तरफ से 30-35 मारे, किसी दिन 50-55 पहुंचे, फिर वहां दम तोड़ देते हैं। 50 पहुंचने के बाद भी लगता है अरे अब तो मेरा काम हो गया, एक रैश शॉट खेलकर विकेट थ्रो कर। ये थोड़ी समझ से परे तो दिक्कत हमारे लिए, आप प्लेयर से पूछेंगे ज्यादा बेटर है कि आखिर आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि आप अच्छा खासा 30-35 पहुंचते हैं लेकिन आपको 70 और 80 की भूख नहीं है। ये टीम के लिए भी नुकसान करता है और ओवरऑल एक रिपोर्ट भी खराब होती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पिक किया जाए, अगर हम देखें यहाँ पर अर्पण 681 जे इनका हैंडल है, व्हाट डू यू थिंक गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम नेपाल ए टीम लाइक संदीप आदिल शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लास वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज? जी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था, जिस हमने कहा आपको बिल्कुल सही, इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, डेफिनेटली परफॉर्मेंस के दम पर ही टीम में सिलेक्शन हो तो बेहतर है। और इन दोनों ये दोनों अगर आ जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि अरे ये किसे ले लिया, आपने तो कुछ परफॉर्म ही नहीं किया। नेपाल ने परफॉर्म किया था जो आसाम टूर में गए थे, लेकिन फिर मैं कहूंगा यहाँ पर एक नेम और इंक्लूड में करना चाहूंगा, वो है बशीर अहमद। बार बार ये क्रिकेट कहेगा कि इनको इंक्लूजन करे तो और भी बेहतर रहेगा, बाकी संदीप के साथ साथ भी अगर हम बात करें। उसके बाद अगला एक और क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आरिफ सिंह पोखरे, या डू यू थिंक नेपाल कैन बीट यूएई एंड ओमान इन एशिया एपी क्वालिफायर एंड हु लुक्स मोर स्ट्रॉन्गर इन द एशिया एपी क्वालिफायर्स, नेपाल, यूएई और ओमान? एंड पहले तो आप इसका जवाब दीजिए कि कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है, नेपाल, यूएई और ओमान। इन तीनों एशियन टीमों में उन्होंने पूछा है। अगर हम बात करें एशिया, बिल्कुल यूएई आप बिल्कुल कह सकते हैं, यूएई दोनों से थोड़ा सा अहेड है नेपाल और ओमान से, और नेपाल ओमान से अहेड, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बिल्कुल अहेड है। यूएई का बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, आप वो फुल मेंबर्स के खिलाफ जो क्रिकेट खेल रही है वो लाजवाब क्रिकेट है उनका, और सब कई वो स्कोर जो करते हैं, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओमान में जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत कमाल, लाजवाब है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो होल्ड रखते हैं ओमान में। तो एब्सोल्युटली यूएई वो टीम है जो नेपाल और ओमान से है। बिल्कुल, आपने सिर्फ एशिया एपी क्वालिफायर से पूछा है कि ओमान इसमें, तो डेफिनेटली नेपाल, यूएई, ओमान में यूएई जो है वो काफी बेटर टीम है इन दो टीमों के मुकाबले। यूएई, नेपाल, ओमान, अब ये रैंक दे सकते हैं। हाँ, अगर ओमान पुरानी वाली होती, जो पुराने प्लेयर्स थे जिशान, आकिब वगैरह वो सब, तो फिर वहां बात अलग हो सकती थी, सेकंड पे शायद ओमान आ जाती। लेकिन अभी के लिए डेफिनेटली अभी की जो ओमान की टीम है, जो स्पिनर्स, बॉलिंग बॉलर बहुत अच्छे, बैट्समैन बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। वहीं पर डू यू थिंक नेपाल कैन बीट यूएई एंड ओमान इन एशिया एपी क्वालिफायर?
डेफिनेटली आपको तो उस दिन परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे ही यूएई शायद नेपाल को हरा दे, ओमान हरा दे, नेपाल ओमान को हरा दे, तो ये उस दिन परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तीनों टीमें काफी क्रिकेट खेल चुकी हैं आपस में, तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है इनके स्पेसिफिक डे पे जब ये मैच खेलने के लिए उतरेंगे। तो ये 4 क्वेश्चंस अभी हमने इस वीडियो में पिक किए, फिर और क्वेश्चंस भी है, उनके आंसर्स अगले वीडियो में आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एशिया क्रिकेट फेसबुक पेज को लाइक करिए जाकर, और हमारे डेली क्रिकेट फेसबुक पेज को भी जाकर अभी के अभी फॉलो करिए।